हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 3। मुन्ना किसी मीटिंग के सिलसिले में बाहर आया था और ऐसे में गौरी भी जिद करके उसके साथ चली आई। ऑफिस आकर मुन्ना ने गौरी को गाड़ी में ही रहने को कहा, लेकिन गौरी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। गौरी किसी हादसे का शिकार होती इससे पहले ही मुन्ना ने सही समय पर पहुंचकर वहां के ऑफिसर्स को रोक लिया। ये देखकर गौरी ने हैरानी से कहा, आखिर कौन हो तुम? गौरी का सवाल सुनकर मुन्ना कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे साइड में लेकर आया और अपने सामने करके सहजता से कहा, हम माफी चाहते हैं, हमने तुमसे ये बात छुपाई। हम पिछले 2 साल से सीबीआई के लिए काम कर रहे हैं। कुछ सीक्रेट मिशन हैं जिनके लिए हमें आना पड़ा। हालांकि ये काम हम कभी करना नहीं चाहते थे, लेकिन इसमें हमारी फैमिली भी इन्वॉल्व है और उन्हें इन सबसे बाहर निकालने के लिए हमें सबसे अपनी असली पहचान छुपानी पड़ रही है। यही वजह थी कि हम तुम्हें यहां लेकर नहीं आना चाहते थे। हमें माफ कर दो। क्या काशी को भी इस बारे में पता है? गौरी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुन्ना को देखते हुए कहा, नहीं, हमारे अलावा ये बात सिर्फ तुम जानती हो। मुन्ना ने फिर सहजता से कहा, लेकिन जब किसी को नहीं पता तो ये सब तुमने मुझे क्यों बताया? गौरी ने हैरानी से पूछा। क्योंकि हमें तुम पर भरोसा है। सब जानते हैं कि इस काम में बहुत रिस्क है और अगर ये बात हम घर पर बताते तो वो शायद हमें यहाँ कभी नहीं आने देते, ना ही कभी ये काम करने देते। लेकिन अभी कुछ देर पहले तुमने कितने आराम से हमारी बात सुनी। मुन्ना ने गौरी की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, क्योंकि मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम सीबीआई में हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। गौरी ने मुन्ना के कंधे को थपथपाते हुए कहा। मुन्ना ने सुना तो मुस्कुराया और गौरी के हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, हम कोई ऑफिसर नहीं है, बस इनके लिए काम करते हैं। हाँ, एक ही बात है। तभी मैं सोचूं तुम इतना बिजी क्यों रहते हो? गौरी ने अपनी छोटी आंखों को और छोटा करते हुए कहा। मुन्ना उससे कुछ कहता इससे पहले ही एक लड़के ने आकर कहा, सर, आपको अंदर बुलाया है। गौरी, तुम यहीं रुको, हम अभी आते हैं। मुन्ना ने गौरी की तरफ देखकर कहा, मैं इंतजार करूंगी। गौरी ने मुस्कुराकर कहा तो मुन्ना वहां से चला गया। चीफ के ऑफिस रूम में आकर मुन्ना खाली पड़े सोफे पर आ बैठा। वहां कुछ जरूरी बातें चल रही थी। 10 मिनट के डिस्कशन के बाद बाकी लोग उठकर बाहर चले गए। बस मुन्ना और चीफ बैठे थे। चीफ से बातें करते हुए मुन्ना की नजर खिड़की के बाहर खड़ी गौरी पर चली गई। वह बाहर खड़ी बहुत ही क्यूट हरकतें कर रही थी। चीफ ने जब मुन्ना को मुस्कुराते देखा तो कहा, क्या ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? हाँ जी हाँ, ये हमारे साथ है। माफ करना, वो थोड़ी पागल है। मुन्ना ने गौरी की हरकतों को देखकर झेंपते हुए कहा, अरे नहीं, बहुत प्यारी है, ख्याल रखना इसका। जल्दी मैं अपनी टीम के साथ बनारस आने का सोच रहा हूं। इस बार हमें कैसे भी करके उन लोगों का सच सामने लाना ही होगा, चीफ ने कहा। मुन्ना उठा और चीफ से हाथ मिलाते हुए कहा, इसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा और उम्मीद करते हैं ये आखिरी हो। चीफ ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा उठा। मुन्ना वहां से चला गया। चीफ चाहता था मुन्ना हमेशा के लिए उनसे जुड़ जाए, लेकिन मुन्ना ने साफ मना कर दिया। बाहर आकर मुन्ना ने देखा कि गौरी किसी ऑफिसर के साथ सेल्फी ले रही है। उसे थोड़ी जलन महसूस हुई तो उसने चलते हुए गौरी की कमर में हाथ डाला और उसे खींचते हुए गाड़ी की तरफ ले गया। बेचारी गौरी एक सेल्फी तक नहीं ले पाई। मुन्ना ने गाड़ी का दरवाजा खोला, उसे बिठाया और दरवाजा बंद कर दिया। गौरी को कुछ पूछने का मौका ही नहीं मिला। उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से बाहर निकल गया। तुमने मुझे फोटो लेने से क्यों रोका? गौरी ने तुनकते हुए कहा। तुम्हें उसके साथ फोटो क्यों चाहिए? मुन्ना ने उसे घूरते हुए कहा। क्या तुम्हें जलन हो रही है? बोलो बोलो। गौरी ने क्यूट सा फेस बनाकर कहा। हमें कोई जलन नहीं हो रही, मुन्ना ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हें हो रही है, बस तुम दिखाना नहीं चाहते, है ना?
गौरी ने मुन्ना की गाल खींचते हुए कहा, हाँ हमें हो रही है, तुम्हें ऐसे किसी के इतना करीब नहीं जाना चाहिए। मुन्ना ने उसके हाथ को अपनी गाल से हटाकर अपने हाथ में लेते हुए कहा और सामने देखता रहा, तो क्या मुझे तुम्हारे करीब रहना चाहिए? शायद। फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। गौरी ने अपना दूसरा हाथ गाल से लगाकर मुन्ना की तरफ देखते हुए कहा, क्यों गड़बड़ क्यों होगी? क्या तुम्हें हमें पर भरोसा नहीं है? बताओ, क्या हमने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? अगर तुम हमारे बारे में कुछ ऐसा वैसा सोच रही हो तो हम बता रहे हैं कि आज से पहले हमने किसी लड़की से इस तरह से बात नहीं की है। मुन्ना ने कहा। उसे परेशान करने में गौरी को बड़ा मजा आता था, इसलिए उसने कहा, किसने कहा मुझे तुम पर भरोसा नहीं है? तुम्हारे साथ तो मैं क्या, दुनिया की सारी लड़कियां सेफ रह सकती है, उल्टा तुम्हें लड़कियों से खतरा हो सकता है। वो क्यों? मुन्ना ने हैरानी से पूछा। क्योंकि तुम इतने अच्छे जो हो। गौरी ने उसकी बाह थामकर उसके सर से अपने कंधे को लगाते हुए कहा। मुन्ना का दिल धड़कने लगा। उसे जानकर अच्छा लगा कि गौरी उस पर भरोसा करती है। उसके लिए इतना ही काफी था। मुस्कुराते हुए गाड़ी चलाता रहा। गौरी कुछ देर बैठी रही और फिर एकदम से कहा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? घर और कहाँ? मुन्ना ने सहजता से कहा। बिल्कुल नहीं, गौरी ने एकदम से मुन्ना से दूर होकर कहा। तो फिर? मुन्ना ने गाड़ी रोककर पूछा। तुमने कहा था तुम आज का पूरा दिन मेरे साथ रहोगे ना? गौरी ने मासूम सा चेहरा बनाकर पूछा। ठीक है, बताओ कहाँ चलना है? इस बार मुन्ना ने उसे ना नहीं कहा। तुम बहुत अच्छे हो, चलो फिर चलते हैं, गौरी ने कहा। तो मुन्ना ने गाड़ी स्टार्ट की और गौरी के बताए एड्रेस पर चल पड़ा। गौरी को और क्या चाहिए था? मुन्ना उसके साथ था, वो भी पूरा दिन। दोनों इंदौर आ गए। गौरी से मॉल लेकर आई। इंदौर में मुन्ना को कोई जानता नहीं था, इसलिए वह गौरी के साथ आराम से अंदर चला आया। गौरी मुन्ना को लेकर एक शॉप में आई और अपने लिए कुछ कपड़े देखने लगी। उसने कुछ कपड़े लिए और चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। मुन्ना बाहर पड़े सोफे पर आ बैठा। उसने वंश को फोन लगाया, लेकिन फोन बिजी था। कुछ देर बाद गौरी डेनिमोस पर शॉर्ट टॉप जैकेट के साथ बाहर आई और मुन्ना को दिखाकर इशारों में कुछ पूछा। मुन्ना को वेस्टर्न कपड़े कम ही पसंद थे, इसलिए उसने ना में सर हिला दिया। गौरी अंदर गई और वापस आई। इस बार के कपड़े देखकर मुन्ना ने मैगजीन से अपना चेहरा ढक लिया। गौरी समझ गई कि उसे ये भी पसंद नहीं आया। अगली बार वह कुछ और पहनकर आई, लेकिन इस बार पैंट और टॉप के बीच उसकी पतली कमर नजर आ रही थी। मुन्ना ने देखा तो उससे रहा नहीं गया। वह गौरी के पास आया, उसके टॉप को नीचे खींचते हुए कहा, यहाँ कपड़े अच्छे नहीं हैं, हम लोग कुछ और देखते हैं। हाँ क्या सच में? ये इंदौर का सबसे बड़ा ब्रांडेड शोरूम है, गौरी ने हैरानी से कहा। हमें नहीं चाहिए, चेंज करके आओ, मुन्ना ने कहा। तो गौरी चली गई। वह वापस अपने पहले वाले कपड़ों में आई तो मुन्ना उसके साथ वहां से निकल गया। गौरी को समझ नहीं आ रहा था कि इतने अच्छे कपड़े मुन्ना ने रिजेक्ट क्यों कर दिए। दोनों एक और शॉप में आए। यहां से दोनों ने कुछ कपड़े खरीदे जिनका बिल मुन्ना ने ही पे किया। दोनों वहीं घूमने लगे। मुन्ना ने देखा मॉल में काफी भीड़ थी और कपल्स एक दूसरे का हाथ थामे, बाहों में बाहें डाले मुस्कुराकर घूम रहे थे। मुन्ना ने उन्हें देखकर अपने दोनों हाथों को जींस की जेब में डाल लिया ताकि गौरी उसके सामने उसका हाथ न थाम ले। गौरी बैग उठाए उसके साथ साथ चल रही थी। जब उसने मुन्ना को देखा तो रुक गई। चलते चलते मुन्ना ने अपने बगल में देखा कि गौरी नहीं है। वह पलटा तो पाया कि पीछे कुछ दूर गौरी बैग्स जमीन पर रखे खड़ी है। मुन्ना उसके पास आया, सभी बैग्स उठाए और कहा, सॉरी। गौरी मुस्कुराई और मुन्ना की बाह थामकर आगे बढ़ गई, लेकिन मुन्ना को थोड़ा असहज लग रहा था। इस वक्त दोनों तीसरे फ्लोर पर थे। भीड़ से बचने के लिए मुन्ना ने कहा, लिफ्ट से चले क्या?
दोनों लिफ्ट में चले आए। लिफ्ट में खड़े लड़का लड़की को देखकर गौरी ने मुन्ना की बात छोड़ दी। मुन्ना ने राहत की सांस ली। लिफ्ट बंद होकर जैसे ही ऊपर जाने लगी, अगले ही पल मुन्ना ने देखा कि लिफ्ट में मौजूद लड़का लड़की उसके और गौरी के सामने ही एक दूसरे को किस करने लगी है। मुन्ना और ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गया। लिफ्ट भी नहीं रोक सकता था। उसने देखा गौरी आंखें फाड़े उन दोनों को देख रही है, तो उसने अपना हाथ उसकी आंखों पर रखा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। ऊपर आकर लिफ्ट रुकी और लड़का लड़की वहां से चले गए। लिफ्ट फिर बंद हुई और नीचे जाने लगी। मुन्ना गौरी से दूर हटा और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। वो दोनों कितने क्यूट थे ना, गौरी ने कहा। मुन्ना ने कहा, जबकि उसे उन दोनों की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। गौरी ने देखा मुन्ना उसकी तरफ देख तक नहीं रहा है, तो उसने अपनी पीठ लिफ्ट की दीवार से लगा दी और अपने बालों को एक तरफ करते हुए कहा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या हम दोनों भी साथ में क्यूट लगेंगे? लिफ्ट नीचे आ रुकी। दरवाजा खुला। मुन्ना ने गौरी की तरफ देखा और कहा, सोचना भी मत, और बैग उठाकर बाहर निकल गया। ए मान, मैं मजाक कर रही थी, रुको ना, गौरी कहते हुए उसके पीछे आई। नीचे आकर दोनों ने साथ बैठकर कॉफी पी, सैंडविच खाए और थोड़ी बातें की। बातें ज्यादा गौरी ही कर रही थी, मुन्ना बस सुन रहा था। दोपहर के 3 बजने को आए। गौरी ने एक फिल्म के टिकट लिए और मुन्ना से चलने को कहा। मुन्ना को गौरी की बात माननी पड़ी, इसलिए वह उसके साथ चला आया। दोनों ने साथ में फिल्म देखी। आधी फिल्म के बाद ही मुन्ना गौरी के कंधे पर सर रखकर सो गया। उसे फिल्में देखना कुछ ज्यादा पसंद नहीं था। गौरी ने एक फोटो लिया और मुस्कुरा दी। फिल्म खत्म होने के बाद दोनों बाहर चले आए। हल्का अंधेरा हो चुका था। मॉल से बाहर आकर गौरी मुन्ना को साथ लेकर वहां पड़ी बेंच पर आ बैठी और अपना फोन निकालते हुए कहा, हम दोनों ने साथ में एक भी फोटो नहीं ली, चलो एक सेल्फी लेते हैं। मुन्ना ने सुना तो गौरी की तरफ देखने लगा। वहां काफी सारे लोग थे जो उसे ही देख रहे थे, लेकिन गौरी को ना बोलकर वह किसी तरह की मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। गौरी ने कैमरा ऑन किया, थोड़ा सा मुन्ना के करीब आई और अपने हाथ की 2 उंगलियों से वी बनाते हुए फोन की तरफ देखा। हमेशा की तरह वो आज भी क्यूट लग रही थी, लेकिन अगले ही पल उसने देखा मुन्ना नॉर्मल बैठा है, बल्कि मुस्कुरा भी नहीं रहा। उसने अपनी गर्दन घुमाई और कहा, अपने हाथ को ऐसे करो मेरी तरह, और स्माइली भी। मैं जानती हूं तुम्हें सेल्फी लेना नहीं आता, बट मेरे लिए तुम ये कर सकते हो। मुन्ना ने झिझकते हुए अपने 2 हाथ, दोनों उंगलियों को वी का निशान बनाया और फोन की तरफ देखने लगा। गौरी ने दोनों के साथ में एक प्यारी सी सेल्फी ली। उसके बाद उसने कुछ और तस्वीरें ली जिनमें वो काफी क्यूट हरकतें कर रही थी, और साथ ही मुन्ना को भी वो सब करना पड़ रहा था। शाम के 7 बज चुके थे और मुन्ना सुबह से बाहर था। कुछ देर बाद उसका फोन बजा और वह साइड में आकर बात करने लगा। मान, क्या तुम्हारे पास कुछ कैश है? गौरी ने आकर कहा। मुन्ना ने अपने जेब से पर्स निकाला और गौरी की तरफ बढ़ा दिया और वापस बात करने लगा। गौरी पर्स लेकर चली गई। उसने एक बैलून वाले से एक लैंप बैलून लिया और मुन्ना के पर्स में से पैसे देने लगी। जैसे ही गौरी ने पर्स खोला, उसने देखा एक तरफ मुन्ना और वंश की तस्वीर थी। गौरी मुस्कुरा उठी। उसने पैसे चुकाए और बैलून ले लिया। गौरी, हमें अब जाना होगा, एक जरूरी काम है और हमारा जाना बहुत जरूरी है, मुन्ना ने आकर कहा। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, पर पहले तुम ये जलाओगी। गौरी ने लैंप बैलून को मुन्ना के सामने करके कहा। ये क्या है? मुन्ना ने पूछा। आज 31 मार्च है। आज के दिन इंदौर में विश फेस्टिवल मनाया जाता है। लोग इसे जलाकर विश मांगते हैं और हवा में छोड़ देते हैं। चलो तुम भी कुछ विश मांगो, गौरी ने कहा। हमारी विश तो पूरी हो चुकी, तुम मांगो, मुन्ना ने लैंप चलाते हुए कहा। ठीक है, फिर मैं मांगती हूं कि मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करती रहूं और तुम मुझे कभी ना भूल पाओ।
गौरी ने उस बैलून को हवा में छोड़ते हुए कहा। हवा में उड़ता हुआ वो बैलून बाकी बैलून्स में जा मिला। गौरी और मुन्ना साथ खड़े उसे अपनी चमकती आंखों से देखते रहे। मुंबई पुलिस स्टेशन शाम 5 बजे। नवीन वंश के साथ पुलिस स्टेशन में था और अपनी गाड़ी छुड़ाने के लिए आया था। कुछ देर बहस करने के बाद एक बढ़िया फाइन के साथ उसे उसकी गाड़ी वापस मिल गई। नवीन वंश के साथ बाहर आया, अपनी गाड़ी निकाली और वंश को साथ लेकर निकल गया। आई एम सॉरी अंकल, मेरी वजह से आपको फाइन भरना पड़ा, पर डोंट वरी, मैं आपको पे कर दूंगा। वंश ने माफी मांगते हुए कहा। इसकी जरूरत नहीं है, बस घर पर तुम्हारी आंटी को पता ना चले कि हम पुलिस स्टेशन आए थे। नवीन ने गाड़ी चलाते हुए कहा। थैंक यू, वंश ने कहा। तुम्हारा ऑडिशन कैसा रहा? नवीन ने फिर सवाल किया। अच्छा था, मैं सिलेक्ट हो गया, वंश ने कहा। तुमने कुछ खाया? तुम्हें भूख लगी होगी, चलो कुछ खा लो। कहते हुए नवीन ने एक रेस्टोरेंट के बाहर पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा दी। वंश को अपनी टी शर्ट का ख्याल आया जो कि चाय गिरने की वजह से गंदी हो चुकी थी। उसे परेशान देखकर नवीन ने कहा, क्या हुआ, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे? वो मेरे कपड़े। वंश ने नीचे उतरकर अपनी टी शर्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा। अरे इट्स ओके, मुंबई में वैसे भी किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो हम पर ध्यान दे, चलो चलते हैं, नवीन ने कहा तो वंश मुंह बनाते हुए उसके पीछे चल पड़ा और मन ही मन कहने लगा, ये माँ ने भी ना मुझे पता नहीं कहाँ फंसा दिया है। अच्छा भला मैं अपने फेसबुक वाले दोस्तों के साथ चिल कर रहा होता। अंदर आकर नवीन ने वंश को बैठने को कहा और खुद काउंटर की तरफ चला गया। वंश बैठकर रेस्टोरेंट का जायजा लेने लगा। तभी सामने बैठी कुछ लड़कियों पर उसकी नजर चली गई। सब उसे ही देख रही थी। एक ने तो उसे देखकर अपना हाथ भी हिला दिया। वंश ने भी जवाब में हाथ हिला दिया, लेकिन इतने में नवीन आ गया और वह सीधा बैठ गया। ऑर्डर किया है, आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तुम बताओ, तुमने गाड़ी नो एंट्री में पार्क क्यों की? नवीन ने कुर्सी खिसकाकर बैठते हुए कहा। हाँ, शायद मैं थोड़ा जल्दी में था, ऑडिशन के लिए देर हो रही थी, इसलिए ध्यान नहीं दिया। वंश ने नजरें झुकाते हुए कहा। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, हर इंसान की जिंदगी में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, नवीन ने कहा। वंश ने कहा और फिर मन ही मन कहा, घर में कम था जो अब यहाँ भी लेक्चर सुनने को मिल रहा है मुझे। तुमने कुछ कहा? नवीन ने पूछा। नहीं, वंश ने कहा। ओके तुम बैठो, मैं बाथरूम होकर आता हूं, कहकर नवीन वहां से चला गया। वंश ने चैन की सांस ली। कुछ देर बाद वेटर आया, उसने ऑर्डर लिया और खाना रखकर चला गया। वंश ने सुबह से कुछ खाया नहीं था, इसलिए उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वह खाने पर टूट पड़ा और खाने लगा। उसने नवीन के आने का इंतजार तक नहीं किया, हालांकि नवीन के हिस्से का खाना उसने पहले ही साइड कर दिया था। नवीन आकर एक बार फिर वंश के सामने बैठ गया। वंश को बेपरवाह खाते देखकर नवीन मुस्कुरा उठा, क्योंकि वंश अपनी माँ जैसा बिल्कुल नहीं था। खा पीकर दोनों घर के लिए निकल गए। दोनों घर से काफी दूर थे, इसलिए पहुंचने में 1 घंटा लग गया। घर आकर वंश गाड़ी से उतरा और अपना बैग लेकर सीधा अंदर चला गया। उसने देखा मुन्ना का मिस्ड कॉल था, तो उसने चलते चलते उसे फोन लगा दिया। नवीन गाड़ी को गैराज में खड़ी करने चला गया। मुन्ना ने फोन उठाते ही कहा, कहाँ हो तुम, और ये तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा? मुन्ना, आज तो बड़ा पंगा हो गया यार, कहते हुए वंश कमरे में जाने लगा और मुन्ना को सब बातें बताने लगा। कमरे की लाइट ऑन थी और वंश ने मुन्ना से बात करते हुए आज भी ध्यान नहीं दिया कि ये कमरा बाकी कमरों से अलग था। मुन्ना से बात करते हुए ड्रेसिंग के सामने आया और अपनी टी शर्ट निकालते हुए कहा, और पता है उस ट्रैफिक वाली लड़की से भी ज्यादा बदतमीज थी उसकी वो दोस्त। वो दोनों इतनी बदतमीज थी कि क्या बताऊं। हमारी बनारस की लड़कियों ने कभी इतना एटीट्यूड नहीं दिखाया जितना वो दोनों दिखा रही थी। मतलब मुंबई की लड़कियां हमारे वंश भैया को भारी पड़ गई, मुन्ना ने हंसते हुए कहा। हाँ हाँ हंस लो तुम, कहते हुए वंश जैसे ही पलटा, सामने बाथरूम से निकलकर आई एक लड़की तौलिए से अपना मुंह पोंछते हुए चली आ रही थी। वंश ने टी शर्ट निकाल दिया था, सिर्फ जींस पहनी थी।
और वह अधनंगी हालत में फोन कान से लगाए खड़ा था। लड़की ने जैसे ही तौलिया हटाया, वंश के मुंह से निकला, तुम? हाँ लड़की ने एक अनजान लड़के को ऐसी हालत में देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया। वंश भी कुछ समझ नहीं पाया। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि वही थी जिससे आज सुबह वंश की बहस हुई थी। नीचे नवीन ने जब आवाज सुनी तो अपनी पत्नी के साथ ऊपर आया। वंश को ऐसे देखकर नवीन की पत्नी ने मुंह फेर लिया। लड़की नवीन के पास आई और कहा, पापा ये लफंगा घर तक चला आया और इसकी इतनी हिम्मत की ऐसी हालत में मेरे कमरे में घूम रहा है। पापा? वंश हैरानी से बड़बड़ाया और फिर अगले ही पल समझ गया कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि नवीन की बेटी है। उसने देखा कि वह बिना टी शर्ट के खड़ा है। उसने जल्दी से बिस्तर पर फेंकी अपनी टी शर्ट उठाई और पहनते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं गलती से इस रूम में आ गया था, सॉरी। कहकर वंश बाहर निकल गया, लेकिन अगले ही पल वापस आया और अपना बैग और जैकेट उठाते हुए कहा, वो मैं अपना बैग भी भूल गया, सॉरी। वंश के जाने के बाद निशी ने गुस्से में कहा, पापा कौन था ये और हमारे घर में क्या कर रहा है? नीचे आओ। कहकर नवीन बाहर चला गया और अपनी पत्नी से कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि वंश के लिए दूसरा रूम तैयार कर देना। सॉरी, मैंने कर दिया था, बस उसे कहना भूल गई और वो ऊपर चला आया। अब आप ये सब संभाल लीजिए प्लीज। कहकर नवीन की पत्नी भी नीचे चली आई। नवीन नीचे आया तो देखा वंश सर झुकाकर हॉल में खड़ा था। नवीन को देखते ही उसने कहा, आई एम सॉरी सर, अंकल मुझे नहीं पता था वो आपकी बेटी है और वो उसका कमरा है, मैं शर्मिंदा हूं। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, ना ही माफी मांगने की जरूरत है, नवीन ने कहा तो वंश उसकी तरफ देखने लगा। इतने में निशी चली आई। नवीन ने निशी को अपने पास बुलाया और कहा, ये मेरी बेटी है निशी, कॉलेज के फाइनल ईयर में है। घर का गेस्ट रूम थोड़ा गंदा था इसलिए कल रात तुम इसी के रूम में रुके थे। आज भी तुम उसे अपना रूम समझकर चले गए और निशी को गलतफहमी हो गई। निशी ने सुना तो वंश को घूरने लगी। नवीन ने आगे कहना जारी रखा, और निशी बेटा, ये है वंश, सारिका मैम का बेटा, बनारस से आया है और अब कुछ दिन हमारे यहीं रहेगा, हमारे साथ। हाय। निशी ने बेमन से मजबूरी में वंश को हाय कहा तो वंश ने भी बेमन से हाय कह दिया, जबकि निशी मन ही मन कहने लगी, सारिका आंटी इतनी अच्छी है और ये एक नंबर का बदतमीज। वही वंश मन ही मन कहने लगा, इस लड़की को 5 मिनट झेलना मुश्किल है और नवीन अंकल चाहते हैं मैं यहाँ कुछ दिन रुकूं। नो वे, मैं आज ही अपने दोस्त के घर चला जाऊंगा। निशी, वंश से माफी मांगो, नवीन ने एकदम से कहा। माफी? पर क्यों? निशी ने हैरानी से कहा, कुछ देर पहले तुमने इसे लफंगा कहा, ये एक अच्छे घर से है और सारिका मैम का बेटा है, चलो माफी मांगो। नवीन ने थोड़ा सख्त होकर कहा तो निशी चिढ़ गई और कहा, पापा आप शायद नहीं जानते कि ये बहुत ही बदतमीज और बेशर्म लड़का है, मैं इससे माफी नहीं मांगने वाली। कहकर निशी अपने कमरे की तरफ चली गई। नवीन ने आवाज दी लेकिन वो नहीं आई। नवीन ने वंश की तरफ देखा और जैसे ही कुछ कहना चाहा, वंश ने कहा, नहीं अंकल, मैं समझ गया, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। अगर मैं यहाँ रुकूंगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। हालांकि हमारे वंश बाबू तो खुद ये चाहते थे कि उन्हें इस घर से छुट्टी मिले। निशी की बात का बुरा मत मानना बेटा, वो उसे गुस्से में उसने ये सब कह दिया। नवीन ने कहा, मैं समझ सकता हूँ अंकल, लेकिन मैं अगर यहाँ रहा तो मुझे बार बार उसके कहे वर्ड्स याद आएंगे और मैं यहाँ असहज होऊंगा। मैं यहाँ से चला जाता हूँ, बस आप माँ से कुछ मत कहिएगा, वो खामखा परेशान होगी। वंश ने कुछ ज्यादा ही मासूम बनते हुए कहा। नवीन को खामोश देखकर वंश ने कहा, वो ऊपर मेरा सूटकेस है, आप ले आएंगी? मैं खुद चला जाता लेकिन वो फिर भड़क जाएगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये पकड़ो अपना सूटकेस और निकलो यहाँ से। निशी ने वंश के सूटकेस को उसके सामने रखते हुए कहा तो वंश मुस्कुरा दिया। उसे मुस्कुराता देखकर निशी को झुंझलाहट हुई और वह वापस चली गई। वंश ने अपना जैकेट पहना, बैग लिया और जैसे ही जाने लगा,
नवीन की पत्नी ने आकर टिफिन उसकी ओर बढ़ाकर कहा, इसमें मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाना रखा है बेटा, याद से खा लेना। थैंक यू आंटी, आप बहुत स्वीट हो। बाय आंटी। बाय अंकल, वंश ने कहा और खुशी खुशी अपना बैग लेकर चला गया। नवीन को निशी पर गुस्सा आ रहा था और साथ ही वंश की चिंता होने लगी थी। तो दोस्तों ये था मैं तेरी हीर भाग 3। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें मैं तेरी हीर मेरे साथ।